आज हम अकाउंट में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो सबसे पहले इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि इंश्योरेंस मीन्स होता क्या है। तो इंश्योरेंस में टू पार्टीज होती हैं। टू पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? एक होता है इंश्योरेंस, जब भी इंश्योरेंस लिया जाता है, एक होता है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी से जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरी कहते हैं उसे, कि जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो पार्टी। अब ये दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट होता है? कि रिस्क कवर करने का, इसे कहते हैं रिस्क कवर करने का एक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट। ये जो इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन होता है, चलो मैं यहाँ पर एक नेम लिख देता हूँ कि सपोज करो ये है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया और उसके सामने मिस्टर ए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। सो मिस्टर ए को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। उस अमाउंट को से एग्जांपल हम लिखते हैं 5000, तो ये प्रीमियम है 5000 और ये जो इंश्योरेंस है ये मेडिक्लेम है सपोज। सो मिस्टर ए इंश्योरेंस कंपनी को 5000 पे कर रहे हैं। अब मिस्टर ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कौन सा? कि ड्यूरिंग द एंटायर ईयर अगर मिस्टर ए को कोई भी डिजीज हो रही है, मिस्टर ए हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, तो मिस्टर ए का 5 लाख रुपीस तक का जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रॉमिस किया है, एक एग्रीमेंट किया है मिस्टर ए के साथ कि मिस्टर ए 5000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे एंड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर अगर मिस्टर ए को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है तो इंश्योरेंस कंपनी उनके हॉस्पिटल के बिल्स, उनके मेडिकल के बिल्स को पे करेगी, बट कितना? 5 लाख रुपीज़ तक, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके सामने मिस्टर ए को कितना देना है? 5000। अब आपको लगेगा यहाँ पर तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस है, तो लॉस नहीं है। अगर मिस्टर ए को पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ तो ये 5000 हो गया इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट, ये इंश्योरेंस कंपनी की इनकम हो गई, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी पैसा कमाती कहाँ से है? उन्हें प्रीमियम मिलता है। और इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? तो उन्हें इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। अब इस चैप्टर में हम इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे। आपको इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल दी हुई होगी कि इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरे साल में प्रीमियम कितना आया, पूरे साल में क्लेम कितने पे किए। सो इंश्योरेंस कंपनी, सपोज करो आप इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंटेंट हो, आप उनका अकाउंट कर रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम भी होगी, एक्सपेंस भी होगा। इनकम होगी कि जो प्रीमियम आ रहा है वो उनके लिए इनकम है, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम पे कर रही है कि कोई भी बीमार हुआ उसके लिए पे किया, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। इसके सिवाय और भी इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जब भी इंश्योरेंस लेते हैं हम तो किसी न किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं। जो हमने इंश्योरेंस लिया है उस इंश्योरेंस में हमारा कोई न कोई एक एजेंट होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इन एजेंट्स को कमीशन भी पे करती है। कमीशन पे करना पड़ता है ना इंश्योरेंस कंपनी को, एजेंट्स को, तो ये कमीशन इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिसेज होती हैं, उन ऑफिसेज में काम करने वाला स्टाफ होगा और उस स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ती होगी, तो ये भी उनके लिए एक्सपेंडिचर है। उस स्टाफ के ऑफिस के लिए फर्नीचर होगा, कंप्यूटर होगा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए उसे एक ऑफिस तो चाहिए, उसका डेप्रिसिएशन होगा, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है।
सो इस चैप्टर में हम इंश्योरेंस कंपनी की इनकम्स को देखेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपेंसेस को देखेंगे एंड देन हम ये वर्कआउट करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। सो पहले तो इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं वो क्लियर हो गया आपका। अब आ जाओ जहां पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन। अब ये कोई वर्बल नहीं होता जो मैंने आपको बताया, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट को पॉलिसी कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन से बेनिफिट देगी एंड कौन कौन से बेनिफिट नहीं देगी, वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही फैसिलिटीज मिलती हैं। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो मिस्टर ए ने 5000 का प्रीमियम पे किया, 5 लाख तक का हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी देगी, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखी हुई है कि अगर मिस्टर ए इंडिया में ही ट्रीटमेंट ले रहा है तो ही उसे पैसे मिलेंगे, इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन आ गई, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी उसे क्लेम देगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि प्रीमियम 5000 की जगह इंश्योरेंस कंपनी कहेगी क्या आपको इंडिया के बाहर भी ट्रीटमेंट लेना है। सपोज करो आपको इंडिया में ट्रीटमेंट लेना है बट क्या आपको अमेरिका में भी जाकर ट्रीटमेंट लेना है, तो भी 5 लाख मिलेंगे बट प्रीमियम आपका 7000 हो जाएगा। अब अगर मिस्टर ए को कोई डिजीज हुई, मिस्टर ए बीमार हुआ, मिस्टर ए अमेरिका गए ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो भी उसे क्लेम मिल जाएगा। सो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो कवर होता है वो पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। जो लिखा हुआ है वो सब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसे कहते हैं पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं इंश्योरेंस किस किस टाइप के होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस देती है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, मोस्टली लोग लेते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बाद उनकी फैमिली को एक अमाउंट मिलना चाहिए एक्सपेंडिचर के लिए। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो लाइफ इंश्योरेंस हम अपने लिए लेते हैं, अपनी लाइफ के लिए लेते हैं। अगर डेथ हो गई तो पीछे के जो नॉमिनीज़ हैं, चाहे वो वाइफ हो, बच्चे हों, माँ बाप हों, उनको एक अमाउंट मिले, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। दूसरा नेक्स्ट नीचे आ जाओ तो है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में 3 टाइप के इंश्योरेंस हैं, एक मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। सो फर्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस किसे कहा जाता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो बाय सी रूट ट्रांसपोर्ट होते हैं, शिप में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वो बहुत ही रिस्की वे है गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का। कभी भी समुंदर में आप देखो, यहाँ से इंडिया से कार्गो निकलता है, शिप निकलता है, महीने के बाद पहुँचता है अमेरिका। अब महीने तक वो पानी के बीच में रहते हैं समुंदर में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तूफान आ गया, बारिश आ गई, डूब गए। सो उस रिस्क को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसे हम मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? देखो नीचे मरीन इंश्योरेंस में मैं रीड कर रहा हूँ। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल्स और टू कार्गो और पैसेंजर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑन द हाई सीज। जब सी रूट से, समुंदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तब ये इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। द रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट इज कॉमनली नॉन एज perils of the sea. Such risk includes collision, burning or sinking of the ship,
और अगर शिप डूब गया, सिंकिंग का मतलब होता है शिप डूब जाना। स्पॉइलेज ऑफ कार्गो ड्यू टू स्टॉर्म इन सी वाटर, स्पॉइलेज कार्गो डैमेज हो गया, स्टॉर्म मीन्स तूफान की वजह से। सो ये सारे कवरेज मिलते हैं हमें मरीन इंश्योरेंस में। अगर हमें यहाँ से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं या बाहर से गुड्स इंपोर्ट करने हैं तो हमें मरीन इंश्योरेंस कंपलसरी लेना पड़ेगा, नहीं तो हम गुड्स नहीं कर सकते। सपोज करो कि एक कंटेनर इंडिया से ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाहर जाने के लिए, 1 महीने के बाद पहुंचेगा और इस कंटेनर में 25 करोड़ रुपीस के गुड्स लोड हैं और बीच में समुद्र में डूब गया, तो ये लॉस किसका होगा? सेलर का होगा या बायर का होगा? और अमाउंट बहुत बड़ा है। और ऐसा एक कंटेनर नहीं होता है, आपने मूवीज में देखा होगा शिप पर ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं और पूरा शिप डूब गया तो बड़ा लॉस होगा, तो ये इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती है। अगर बीच में डूब गया तो न बायर को चिंता करने की ज़रूरत है न सेलर को चिंता करने की ज़रूरत है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे देती है। सो दैट इज़ कॉल्ड मरीन इंश्योरेंस। सेकेंड आता है फायर इंश्योरेंस। ये हमने फायर चैप्टर में भी कवर किया था, फायर इंश्योरेंस चैप्टर में भी, कि अगर किसी के प्रीमाइसिस में, शॉप में, शोरूम में, गोडाउन में आग लग गई तो उस आग में जो भी डैमेज हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी भरकर देती है। दैट इज कॉल्ड फायर इंश्योरेंस। एंड द थर्ड इज मिसलेनियस इंश्योरेंस। अब मिसलेनियस इंश्योरेंस का पॉइंट रीड कर रहा हूँ। इट इंक्लूड्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब एक्सीडेंट या थर्ड पार्टी किसे कहते हैं? एक्सीडेंट का मतलब होता है जब भी हम कोई व्हीकल लेते हैं ना, चाहे आप एक्टिवा लो, बाइक लो, कार लो, किसी भी टाइप का व्हीकल लो, तो उस व्हीकल का भी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। आप देखिए, अगर आपको आपके 2 व्हीलर का अगर इंश्योरेंस करवाना हो तो आपको साल के 1000 रुपीज़ से लेकर 2000 तक के अलग अलग पॉलिसीज़ या प्लान्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और हर 2 व्हीलर पे करता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की इनकम हो गई। एक्सीडेंट कितनों का होता है? रेयर केस। सो इनके पास क्लेम कितने आते होंगे? हो सकता है 200, 300, 400 व्हीकल्स के बाद एक व्हीकल पे क्लेम आता है तो उनको पे कर देते हैं। सो इंश्योरेंस कंपनी का इनकम होगा ये प्रीमियम, और एक्सपेंस होगा जो क्लेम पे करते हैं। हाँ, इसमें सपोज करो किसी का व्हीकल ही चोरी हो गया, ऐसे केसेस भी होते हैं कि व्हीकल पार्क किया था किसी पार्किंग में, किसी मार्केट में, और वहाँ से व्हीकल ही चोरी हो गया, तो क्या करेंगे? तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। सो ये इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे। सो मिसलेनियस में क्या आता है? एक एक्सीडेंट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि व्हीकल हमारा, चला हम रहे थे, लेकिन हमारी गलती से किसी को हमने डैमेज कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो उसका जो लॉस होगा उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, जिसे हम जानते पहचानते नहीं हैं। एक्सीडेंट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि जान पहचान है या नहीं है, वो तो भूल से हो जाता है, मिस्टेकन हो जाता है, तो उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कवर हो रहा है। बर्गलरी और थेफ्ट इंश्योरेंस, समझो घर में ज्वेलरी पड़ी है, चोरी हो गई, उसका भी इंश्योरेंस होता है। वर्कमैन्स कंपेंसेशन इंश्योरेंस, हमारे पास 100 वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री पे या शॉप पे, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स उन्हें कुछ हो गया, सो दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन इंश्योरेंस। लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस हैं जो इंश्योरेंस कंपनी देती है, और इन सभी के लिए इंश्योरेंस कंपनी एक प्रीमियम चार्ज करती है, और सामने जब भी कोई डैमेज होता है तो हमें उसका क्लेम मिलता है, तो इसे कहते हैं इंश्योरेंस। सो यहाँ तक क्लियर हो गया कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के टाइप्स कितने होते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टीज के बीच में। एक पार्टी, जैसे यहाँ पर है मिस्टर ए, 5000 भी दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, बट साथ में अपनी रिस्क भी दे रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप संभालना। दूसरी साइड इंश्योरेंस कंपनी पैसा भी ले रही है और सामने वाले का रिस्क भी अपने ऊपर ले रही है
कि कभी भी उसे कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पेमेंट देने के लिए बाउंड है। बट जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए एज अ पॉलिसी होल्डर, हमें इंश्योरेंस के सारे जो कंडीशंस हैं वो एक बार अच्छे से पढ़ के साइन करना चाहिए। अगर अच्छे से रीड नहीं किया और छोटे छोटे वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर और आपने साइन कर दिया और वो आपको पता भी नहीं है कि कवर्ड है या नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी तो आपको सब बता रही है, उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने 10 अलग अलग पेज आपको प्रिंट करके दिए जिसमें सारे टर्म्स कंडीशन लिखे हुए, तो वो टर्म्स कंडीशन आपसे साइन करवाए जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने तो वो टर्म्स कंडीशन बनाए हैं, उनको पता है उन्होंने क्या लिखा है उसमें, आपको नहीं पता, तो पहले आप आराम से रीड करो और फिर उस कंडीशन पर साइन करो। एक बार आप साइन कर लिए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। सो क्लियर हुआ यहाँ पर। और अगर आपने बिना देखे साइन किया तो एक मूवी आई थी जिसमें एक साइन करवाया था एक्ट ऑफ गॉड, कौन सी मूवी थी? हाँ हाँ, OMG, ओ माई गॉड, मिस्टर परेश रावल, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। क्या एक्सप्लेनेशन किया है उसमें? एक ही बात ध्यान रखो कि बिना देखे आपको कुछ भी साइन नहीं करना है। आप सब कुछ रीड करो, देखो एंड देन साइन करो, वो उसमें बताया गया है। बाकी मूवी को छोड़ दो, बट उसमें क्या बताया गया है कि आप कुछ भी साइन करते हो ना तो बिना पढ़े मत करना, सब कुछ रीड करके अच्छे से साइन करना। तो इंश्योरेंस में खास ये ध्यान रखना। सो ये क्लियर हुआ पॉइंट आपका। अब इस चैप्टर को करने के लिए ना हमें कुछ फॉर्मेट्स याद करने पड़ेंगे। तो ये लेक्चर मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेट्स करवाऊंगा। वो फॉर्मेट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो आपको लिखने हैं, लर्न करने हैं एंड देन उसके बाद हमें करना है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने 11th में फाइनल अकाउंट किया होगा, 12th में फाइनल अकाउंट किया होगा, तो पहले दिन आपको समझाया गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, P&L में क्या क्या आता है एंड बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। सो वो फॉर्मेट आपने लर्न किया तभी तो आप फाइनल अकाउंट कर पाए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, कुछ फ्यू फॉर्मेट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे रहा हूँ, आप लिखोगे भी, याद भी करोगे एंड देन हम सम स्टार्ट करेंगे। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।